हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ये क्लास 10th मैथ का ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। इसके अंदर से हर एक साल बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र और छात्राएं हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और जो लोग मैट्रिक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो 2025 में एग्ज़ाम दें या उसके अगले साल एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, यानी जो मैट्रिक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास करके बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को 1% भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक सवाल अच्छा से आपको समझ में आएगा। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कहने का मतलब है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों अनंत, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते, ये अनंत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता दो अपरिमेय संख्या, क्या पूछता दो अपरिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या का बात कर रहा है। यदि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है अगर पूछता, तो इसका भी आंसर डी ही होता, अनंत ही होता, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परिमेय संख्या पूछे या अपरिमेय संख्या पूछे, बात सुनिएगा, दो अपरिमेय संख्या पूछे या दो परिमेय संख्या के बीच का अधिकतम संख्याओं को पूछे, तो आप बता सकते हैं कि अनंत होगा भाई साहब, अनंत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से ही कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य तीसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी आप शॉर्टकट में समझना चाहें तो दोस्तों अभाज्य संख्या के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दो ही से अंक काट सकते हैं। तो जिन संख्या को मात्र दो ही अंक से जो संख्या कट सकता है वो अभाज्य संख्या होगा, और जो दो से अधिक संख्याओं से कटने वाला होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो आप इसमें से चेक कीजिए, कि 29 को कौन कौन काट सकता है दोस्तों। तो 29 को मात्र एक ही काट सकता है और एक 29 काट सकता है, इसके अलावा कोई भी काट ही नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा 29 अभाज्य संख्या होगा। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें 16, 15 और 33, तो इसको देखिए दो से अधिक संख्याएं काट देंगे। जैसे 16 को देखिए, 16 को एक भी काट देगा, उसके अलावा दो भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 8 भी काट देगा और स्वयं 16 भी काट देगा। बताइए ये दो से अधिक इसका फैक्टर है, गुणनखंड है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। इसको भी 15 को देखिए काट देगा, 3 काट देगा, 5 काट देगा, 15 स्वयं काट देगा। बताइए दो से अधिक हो गया। 33 को देखिए, इसे भी एक काट देगा, 3 काट देगा, 11 काट देगा, 33 काट देगा, दो से अधिक हो गया। तो सभी क्या है भाज्य संख्या, केवल 29 ही अभाज्य संख्या होगा। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल है कि 0.3 पर रैंकिंग दिया गया है, यानी 3 पर बार दिया गया है। 0.3 पर बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, यानी सबसे पहले ये जो बार में दिया गया है इसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, और भिन्न के रूप में लिखने के बाद इसे अगर कटने वाला होगा तो काट पीट कर इसे छोटा करेंगे। लघुत्तम का रूप का मतलब क्या होता है, इसे छोटा करना। तो देखिए 0.3 पर क्या है बार है, तो सबसे पहले आप 0 और 3 को, यानी समझिए 0 को और दशमलव को और 3 को, अभी आप समझ जाइए कि ना इस पर कोई बार है और ना ही कोई दशमलव, इसको स्वयं 3 का 3 लिखेंगे, आप समझेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पर बार है, तो दशमलव के बाद केवल एक अंक पर ही बार है। एक अंक कौन है, 3 है, मात्र दशमलव के बाद एक ही अंक ना है, और एक ही अंक क्या है 3 पर ही बार है। तो दशमलव के बाद जितने अंक पर बार हो बट्टा में उतने 9 लगाते हैं। तो दशमलव के बाद एक ही अंक है, एक ही अंक पर क्या है बार है, तो 1 9 आ जाएगा, यानी 3/9। अब 3/9 कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी 1/3 लघुत्तम रूप होगा। 1/3 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में 1/3 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर सवाल है 7 + 3√2 है। 7 + 3√2 है, तो 7 + 3√2 जो है दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के अंदर में ही होता है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो जब भी आपको ऐसे सवालों में देखिए रूट के अंदर में कोई संख्या रहे
तो आँख मूंदकर आप मारिएगा अपरिमेय संख्या, आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कब होता है? जब ये रूट से बाहर होता है, आपको इसकी इर्द गिर्द यानी अगल बगल रूट नहीं दिखाई देता, तो आप आँख मूंदकर यानी आँख बंद करके परिमेय संख्या लगाते। जबकि यहाँ पर रूट आपको दिख रहा है तो आँख मूंदकर आप लगाएंगे अपरिमेय संख्या। आँख मूंदकर करने का मतलब है कि एकदम आत्मविश्वास के साथ, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद कर लेंगे और लगा देंगे। आत्मविश्वास के साथ में लगाइएगा, जब भी रूट आपको दिखे तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है? चलिए आगे मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर सवाल है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बताइए। अपरिमेय संख्या का बात कर रहे हैं, पहले अपरिमेय संख्या दिया था, अपरिमेय संख्या दिया है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हमेशा रूट से ही बाहर होता है सर, हमेशा रूट से बाहर होता है। रूट के अंदर में अगर रह गया तो अपरिमेय हो गया, और रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय हो गया। तो जैसे कि रूट 5 को देखिए, ये रूट 5 कितना होगा? 5 को तोड़िएगा तो रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या होगा, तो ये होगा नहीं। जैसे 2 रूट 3 देखिए, ये रूट से निकलेगा, 2 निकल गया, लेकिन आप रूट 3 देखिए, रूट के अंदर में 3 है, 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, रूट के अंदर में ही रहेगा, तो ये परिमेय हो गया। जैसे 4 माइनस रूट 5 है, 4 चलिए बाहर है, ठीक है, लेकिन रूट में देखिए क्या है? 5, रूट में 5 है, 5 के भी रूट से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, तो यह परिमेय होगा। तो बच गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बच गया, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप विश्वास करके टिक लगाइए तब है, इसे समझिए तब। जैसे 16 देखिए, 16 है, रूट में क्या है? 16, तो आप इस 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, अरे 4 गुणा 4 यानी गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 16 ही ना आएगा। अब देखिए, इसको 16 को लिख सकते हैं रूट के अंदर में 4 गुणे 4, और जब जोड़ा लग जाता है तो ये बाहर निकल जाता है रूट से, तो इसके बदले 1 4 बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बताइए 4 रूट से बाहर है कि नहीं है? जब 4 रूट से बाहर है तो ये परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? परिमेय संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रूट 16 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 16 को तोड़ने के बाद रूट से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए सभी सवाल पूछे ही जाते हैं मेरे भाई साहब, ये पूछे जाते हैं, सब पूछने वाले सवाल हैं। देखिए 6ठा नंबर सवाल है, 5, 15 और 20 के लॉसा और मसा का अनुपात, यानी कहने का मतलब हुआ लॉसा बटा मसा निकालना है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, तो लॉसा बटा मसा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5, 15 और 20 का लॉसा बोला है, तो सबसे पहले लॉसा निकालेंगे। तो 5, 15 और 20 का लॉसा निकालेंगे, 5, 15 और 20 का लॉसा। आप चाहे तो जैसे भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या भाग विधि से। चलिए इसको निकालते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब कटने वाला नहीं है तो आपस में गुना हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 चौके 60, यानी लॉसा कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, लॉसा कितना आ गया भाई साहब? 60, याद रखिएगा। लॉसा हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। लॉसा कितना आ गया? 60। और 5, 15, 20 का मसा निकालेंगे, 5, 15, 20 का। तो सबसे पहले इन दोनों को निकालिए। 5 और 15 का मसा क्या होगा? 5। अरे 5 और 15 भागे विधि से निकालिए ना, 5 तिया 15 होगा ना, ये क्या हुआ? कट गया, पूरा कट गया, यानी 5 और 15 का मसा क्या हो गया? 5 हो गया। अब इसका मसा से फिर 20 में भाग देंगे, तो 5 से 20 में, 5 चौके 20। अब बताइए, इन देखिए यहाँ पर 5 जो काटा था, 5 दिया 15 पूरा पूरा कट गया, तो 5 और 15 का मसा क्या था? 5, और 5 से फिर 20 में हमने भाग दिया, तो 5 भी 20 को काट दिया, यानी मसा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी मसा वही होता है जो इन तीनों संख्या को काट दे, वही ना मसा होगा। तो 5, 15, 20 का मसा क्या आ गया भाई साहब? 5 और 15 का मसा आपका यहाँ पर आ गया। देखिए लसा क्या था? 60 था। ठीक है, और 5 और 15 का मसा आपका आ गया 5। ठीक है, और पूछा क्या? अनुपात, अनुपात लगा लीजिए। अब देखिए 5 से 60 कट जाएगा 12 12 में, तो 12 अनुपात एक आ गया। अरे कुछ नहीं, तो 5 एकम 5 कटा ना, यहाँ पर 12 अनुपात एक आ गया। समझिए, ऐसे आप समझिए, 60 आया था ना, तो 60 और बट्टा में क्या था? 5, और 5 इसको काट देगा 60 को 12 12 में ना, 12 × 5 = 60, 5 एकम 5, यानी आप इसको लिख सकते हैं 12 अनुपात 1। यानी 12 अनुपात देखिए 1 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 12 अनुपात 1। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए 7वां नंबर सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो 2m होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी पूर्णांक, अब किसी पूर्णांक का बात कर रहा है ना, किसी पूर्णांक का बात कर रहा है, तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेकर रख सकते हैं मान। इस पर जब आप चेक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए m के जगह पर आप 1 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लस में दिया है, तो जोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा, 3 आ गया। अब बताइए 3 क्या हो गया? ये तो विषम संख्या हो गया। अब चलिए, अब m के जगह पर आप 2 रख के देखिए, तो m के जगह पर हमने 2 रखा और 2 प्लस है जुड़ दिया, तो 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब चलिए m की जगह पर 3 रखते हैं, अब 2 को जोड़ते हैं, कितना आ गया? 5। लेकिन देखिए समझिए यहाँ पर बात में, पहला केस में क्या हो रहा है? सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है, लेकिन सवाल का कहने का मतलब है कि सम ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात को समझिए,
क्या करें, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो सम संख्या का रूप 2m ही होगा, क्योंकि आप सम संख्या में किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होता है। देखिए 2 और m की जगह पर आप 1 रख के गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2 ही आएगा। चलिए 2 प्लस है तो 2 लिखेंगे। अब m की जगह पर आप 2 रख के देखिए ना, अब 2 में 2 से गुणा कीजिए 4, यहाँ पर 2 है ना, 2 रहने दीजिए। अब m की जगह पर आप कितना रखिए, 3 रखिए, गुणा कीजिए, कितना है 6। यानी 2 में, यानी सम संख्या में आप किसी भी संख्या से गुणा करें, समझिए सम संख्या में आप किसी भी संख्या से गुणा कर दें सम संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा 2m। यदि यहीं पर बात करता, क्या बात करता, विषम संख्या का बात करता तो 2m + 1 हो जाता, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात किया भाई साहब सम संख्या का, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2m। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मशक क्या होगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मशक क्या होगा। तो याद रखिएगा हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मशक एक ही होता है, हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मशक एक ही होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे पी क्यू क्या है, दो अभाज्य संख्या, तो कोई भी आप दो अभाज्य संख्या उठा लीजिए, कोई भी दो अभाज्य संख्या उठा लीजिए कहीं से भी। तो चलिए हम 5 7 को ले लेते हैं, 5 7, 5 और 7, 5 7 का आप मशक निकाल कर देखिए ना, 5 7 को, 5 7 का मशक निकाल लीजिए, छोटका से बड़का में भाग दीजिए, तो 5 सिकाई 5, ठीक, घाटा 7 में से 5 के 2, यहाँ पर आया 5, 2 दूनी 4, घटा तो कितना आया 1, यहाँ पर 4 है, घटा तो 1, और यहाँ पर क्या आ गया, फिर 2 यहाँ पर उतर गया, तो 1 दूनी 2, यानी पूरा कटने के बाद जो लास्ट में यहाँ पर जो भाजक बचता है वही तो आपका मशक होता है ना। देखिए 1 आया कि नहीं आया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, 2 5, जैसे देखिए 5 और 7 दो अभाज्य संख्या है। अब समझिए 5 और 7 को कौन संख्या काट देगा, तो 1 काट देगा, 1 के अलावा किसी से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मशक एक ही होता है मेरे भाई साहब, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को बतलाना है। देखिए 0 और 50 के बीच, तो 0 तो होगा नहीं, तो 0 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 0 क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो 1 3 5 7 9, इस तरह डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे ना। तो 50 तो होगा नहीं, 50 तो सम संख्या है, तो 49 तक जाएंगे, तो आपको 25 मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल 25 संख्या। 0 और 50 के बीच में टोटल 25 विषम संख्या होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 25। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 25। और यहीं पर बात करता 0 और 50 के बीच सम संख्या कितनी है, तो सम संख्या भी 25 ही होते। अगर सम बात करें और विषम, 0 और 50 के बीच में जब भी विषम संख्या पूछे तो 25 ही होगा, और 0 और 50 के बीच में अगर सम संख्या पूछे तो भी 25 ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। सवाल को समझिएगा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय पूछ रहा है, यही सवाल तो कर रहा है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होना चाहिए। तो परिमेय कौन होगा, जो रूट से बाहर ही निकल जाएगा वही ना परिमेय होगा। तो ये 10 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा। देखिए जैसे 24 को तोड़िएगा, तो 24 को आप तोड़िएगा, सॉरी समझिएगा बात को, जब आप 24 को तोड़िएगा तो यहाँ पर समझिए 24 को आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 6 2 12 2 24। चलिए ठीक है, अब देखिए 2 का तो जोड़ा लग गया तो 2 बाहर आ गया, लेकिन 3 दूना 6, इनका जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर में रह जाएगा, यानी 2 रूट 6 आ रहा है। तब भी रूट से तो बाहर नहीं निकल रहा है, 2 तो निकल जा रहा है, लेकिन 6 पूर्ण रूप से ये रूट से नहीं निकल रहा है। 24 तो ये भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, क्योंकि 35 को तोड़ेंगे तो 7 5 35, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो ये भी रूट से नहीं निकलेगा। तो ये भी रूट से नहीं निकला, ये भी रूट से नहीं निकला, ये भी रूट से नहीं निकला, तो आपका ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा, क्योंकि 121 जो दिया है तो 121 के जगह पे 11 गुणा 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 में 11 से गुणा करने पे 121 होता है, और इसका जोड़ा मिल गया तो ये रूट से क्या हुआ, बाहर निकल गया। और जब रूट से बाहर कूद कर निकल गया तो रूट क्या हुआ, इसका पीछा छोड़ दिया। तो समझ जाइए ना, यही क्या है, परिमेय संख्या, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। फिर समझिएगा, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होना चाहिए, यही ना। सवाल में क्या करें, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है,
देखिए सवाल में कर निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो यानी परिमेय पूछ रहा है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वही होगा परिमेय। तो देखिए 64 यहाँ पर क्या है, रूट में क्या है, देखिए 64/81 है, तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं ना, बट्टा 81 को लिख सकते हैं 9 × 9। अब देखिए जोड़ा लग गया तो ये रूट से बाहर आ गया 8 और इसका जोड़ा लग गया तो ये रूट से बाहर आ गया 9, यानी 8/9 ये रूट से बाहर निकल गया, यानी √64/81 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बाकी सबके जितना आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ये क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन यही परिमेय होगा। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत का बात कर रहा है, तो जब भी कोई भिन्न दिया रहे, कोई भी भिन्न दिया रहे, तो यदि उसके बट्टे में यानी उसके हर में 2 का पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है, यानी p, जैसे p का बात समझिए, p/2 का पावर n गुने 5 के पावर n, यानी कहने का मतलब हुआ कोई भी भिन्न अगर दिया है, ठीक है, कोई भी अगर भिन्न दिया है तो उसका जो हर है उसके हर में 2 और 5 होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए। अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 5 के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी संख्या दिख जाए, जैसे कि 3 7 9 11 13 ऐसे करके, यानी 2 5 के अलावा अगर बट्टा में यानी हर में कोई भी संख्या दिख जाता है तो आप हमेशा अशांत उसको समझिएगा। शांत कब होगा, जब किसी भिन्न के हर में 2 5 रहे या 2 5 का गुणज रहे, तब वो क्या होगा, शांत होगा। तो आइए ना इसको चेक करते हैं। देखिए 3/8 है तो 3 रहने दीजिए, ठीक, और 8 क्या है, तो 8 को आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है, यही ना आएगा। अब देखिए हमने क्या बोला था, हर में 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, या 2 या 5, यानी 2 5 में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो इसके देखिए हर में क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया, 2 के अलावा कोई संख्या दिख रहा है एक्स्ट्रा, नहीं दिख रहा है, भाई साहब ये शांत है, ये शांत होगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी में क्या दिया गया, 6/15 क्या दिया है, तब 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। अब देखिए यहाँ पर 5 × 3 आ गया, हमने क्या बोला था, हर में 2 रहे या 5 रहे, बस यही 2 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। यदि तीसरा पार्टी एंट्री मारता है तो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन कब, एक बार देखना ये 3 हटता है कि नहीं, अगर ये हट जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो 3 देखिए, 3 से ऊपर में देखिए कटने वाला है, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब बताइए 2/5 हो गया, ये 2/5 हो गया भाई साहब, तो ये भी शांत है, ये भी क्या होगा, शांत, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी शांत होगा। चलिए अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है भाई साहब, यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर 6/15 दिया, ये भी शांत है, लेकिन ये गलती कर दिया है, यहाँ पर कुछ अलग देना चाहिए था ऊपर में, तो यहाँ पर ये दोनों केस में ये दोनों शांत हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, जब भी बटा में 2 5 दिखे या 2 5 की गुणज दिखे तब शांत होगा, और 2 5 के अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी एंट्री मारता है, जैसे कि 3 7 11 13 9, तो वो अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से एक ऑप्शन ये दे दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दोनों हो जाएगा, इसको यहाँ पर देना चाहिए था ए और बी दोनों, लेकिन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 भाज्य संख्या नहीं होती है, नहीं 2 के देखिए 1 ही काट सकता है और स्वयं 2 काट सकता है, तो 2 1 से और स्वयं से कट रहा है, तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और इन्हीं का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो 2 चौके 8 क्या होगा, 2 चौके 8, 8 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी से राइट हो जाएगा 8, ऑप्शन सी से राइट हो जाएगा 8 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल 8 होगा। यहाँ पर ऑप्शन पे मत जाइए, ऑप्शन यहाँ पर ये गलत दिया है, ऑप्शन ये गलत दिया है। क्वेश्चन बैंक में हमेशा कभी कभी क्वेश्चन जो है गलत ही दे देता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से नहीं जाना है, सवाल को समझकर आंसर लगाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या गुणनफल हमेशा 8 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर सवाल है कि 2 संख्याओं a और 18 का लसाअ तथा मसाअ 2 है तो a का मान है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल को समझिएगा, कितना अच्छा सवाल है। सवाल कर रहा है कि 2 संख्याओं a और 18 का लसाअ, सॉरी यहाँ पर लसाअ का मान नहीं दिया है, लसाअ यहाँ पर 36 होगा, ठीक है, 36 होगा।
दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, ए का मान पूछा जा रहा है। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणे लसा, होता है कि नहीं होता है। तो चलिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 गुणे n2, n1 गुणा n2, ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM या LCM गुणे HCF लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए HCF गुणा LCM होता है ना, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए अब देखिए n1 यानी पहली संख्या कितना दिया है, ए दिया है, तो चलिए ए इसको रख लेते हैं, गुणा n2 यानी दूसरी संख्या 18 दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बराबर HCF कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रखेंगे HCF हो जाएगा, गुणा LCM कितना दिया 18, अब गुणा करेंगे इसको ना, 18 दूना 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे एक मिनट LCM 36 दिया था, यहाँ पर LCM हो जाएगा 36 रहेगा भाई साहब, 36, ठीक है। अब देखिए इस 18 से ये 36 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 18 दूनी 36, 2 यहाँ पर 2 आया, अब इस 2 से 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, 18 तो यहाँ से खत्म हो गया, तो यहाँ पर यही बचा है ए बराबर 2 दूना 4, यानी ए का मान कितना आ गया आपका, ए का मान आ गया आपका 4, ए का मान कितना आ गया 4। अब 4 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो 4 ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर सवाल है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें एक ऐसे करके नक्शा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर साफ नहीं है थोड़ा सा, और इसको यहाँ पर करते हैं, यहीं पर कर देते हैं। चलिए ऊपर में आपको पता है उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर होता है, ऊपर में उत्तर, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है, उत्तर, और इधर क्या होता है, पूरब होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, दक्षिण, नीचे में दक्षिण होता है ना, समझ लीजिएगा आप, दक्षिण होता है, और इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है, पश्चिम 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 होता है, ठीक है। और सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ओ है, अपने कोई बिंदु ओ से अब पश्चिम की ओर कितना जाता है, देखिए एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 24 मीटर यानी 24 मीटर मान लीजिए इधर पश्चिम को गया, कितना 24 मीटर पश्चिम की ओर चल दिया, फिर अब पश्चिम से उत्तर जाता है 10 मीटर, वह उत्तर जाता है, यानी 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर गया। तो पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी यहाँ प्रारंभिक बिंदु वो है, अब यहाँ से कितना दूरी पर ये खड़ा है आदमी, यही तो पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए अब यहाँ पर पी और बी आपको निकल गया, यानी लंब और आधार आपको दिया गया है, ठीक है, यानी आपसे कौन यानी एच का मान निकालना है। तो आप जानते हैं एच बराबर होता है √* पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। चलिए अब एच का मान निकालेंगे यहाँ से, पी कितना दिया है, तो मान लीजिए पी 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा, अरे पी क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे ना, पी पे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस, अब बी कितना दिया 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, 576, अब 576 में 100 को जोड़ देंगे तो रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 676, रूट के अंडर में कितना आ जाएगा, रूट के अंडर में देखिए, रूट के अंडर में आ जाएगा 676, और 676 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 26 आएगा, 26। अब देखिए 26 कौन से ऑप्शन में, तो 26 ऑप्शन आपका देखिए कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 26 मीटर, ठीक है। और अपने प्रारंभिक बिंदु पर देखिए 26 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल है कि 3.27 पर क्या है, बार है, 3.27 पर क्या है, बार है, यानी रेकडिंग है, तो ये क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या होगा कि एक परिमेय संख्या होगा कि एक प्राकृत संख्या होगा कि एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आप बात को समझिए पहले, जब भी आपको सवाल में बार दिख जाए, जब भी आपको दशमलव में सवाल दिया रहा है और आपको बार दिख जाए उस पर, यानी रेकडिंग दिख जाए, तो आप आंख बंद करके टिक लगाइएगा, परिमेय संख्या होता है। जी हाँ, इसे ये परिमेय संख्या क्यों होता है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3.27 पर क्या है, रेकडिंग है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या होगा। चलिए इसको हल करके हम दिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं। अभी भूल जाइए कि दशमलव भी है, सब कुछ भूल जाइए, दशमलव और बार भूल जाइए, ये 327 टोटल संख्या है, इसको 327 आप लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए किस संख्या पर बार नहीं है, रेकडिंग यानी किस संख्या पर नहीं था, 3 पर रेकडिंग नहीं ना, जिस पर रेकडिंग नहीं है, बार नहीं है, उसको इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, बट्टा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने संख्या पर बार है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या पर बार है, यानी 2 और 7 पर, यानी 2 संख्या ना, तो जितने संख्या पर बार रहेंगे उतने 9 नीचे हम लोग लगा देंगे, ठीक है, बराबर। अब देखिए 327 में से आप क्या घटाइए, 3 को घटा लीजिए तो 324 आ जाएगा, 324 बट्टा में 99, ठीक है। अब देखिए कट भी जाएगा, ये कट भी जाएगा, 4 2 6 3 9, ये 9 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 से मैं इसे काट देता हूँ, 9 3 27, 3 बार में चल जाएगा, 9 3 27, और इसमें से कितना बच गया
9 तिरका 27, 3 30 यानी 54, यहाँ पर 5 आ गया, यानी शेष 5 बच रहा है। तो 9 छक्के 54 यानी 36 बार में, ठीक है। और ये 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 36 बटा कितना आ गया 11, 36 बटा 11। अब बताइए 36 बटा 11 पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है? तो जब पी बटा क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जब भी आपको सवाल में बार दिख जाए और पूछे बताइए क्या होगा, तो आप हमेशा आंख बंद करके यानी आत्मविश्वास के साथ में इसे परिमेय संख्या मारिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला आ गया है, कोई बात नहीं। 6/15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, यानी दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा कि आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। शांत कब होता है? जब किसी भिन्न के हर में 2 और 5 हो। जब भी किसी भिन्न के हर में 2 और 5 हो, या तो 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, बस मात्र यही होना चाहिए। शर्त क्या है? उसके हर में 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 5 के अलावा थर्ड पार्टी कोई एंट्री नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6/15 का पूछा जा रहा है ना, तो 6/15 देखिए यहाँ पर 6 लिखेंगे, 15 को आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 गुणा 3। अब देखिए थर्ड पार्टी एंट्री मान लिया। हमने क्या कहा था? बट्टा में 5 और 2 ही दिखना चाहिए, 2 5 दिखना चाहिए, यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो आप सोचिए कि 3 को कैसे गायब किया जा सकता है। अगर 3 यहाँ से हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो एक बार ऊपर झाँकिए, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6। अब बतलाइए ना, ये 2/5 हो गया। हमने क्या कहा था? बट्टा में 2 5 दिखना चाहिए, या तो 2 दिखना चाहिए या तो 5, या 2 5 दोनों दिखना चाहिए। तो बट्टा में 5 दिख रहा है तो ये शांत है। जब बट्टा में 2 5 दिखे या 2 5 का कोई गुणज दिखे तो आप हमेशा उसे शांत मानिएगा, वो शांत ही होता है, ठीक है। जब भी किसी भिन्न के हर में 2 5 आते हैं तो क्या होता है? शांत ही होता है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, शांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए सवाल है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? हमने आपको पहले ही बता चुका है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से ही कटती है, जो एक से और स्वयं से कटती है। यानी कहने का मतलब हुआ अभाज्य संख्या गुणनखंड कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा ही 2 ही हो सकते हैं। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। यानी एक से और स्वयं से कटने वाला जो संख्या होगा वही क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो 8 देखिए, 8 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा और 8 भी काट देगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसे 2 से ज़्यादा संख्या काट रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? ये तो भाज्य हो जाएगा, तो ये अभाज्य होगा नहीं। 9 को भी देखिए, 9 को आप देखिएगा तो 1 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 9 भी काट देगा। 9 2 से अधिक संख्या 9 को काट रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भाज्य हो जाएगा। 11, अब देखिए आप 11 को देखिए, थोड़ा सा आप 11 को देखिए, 11 ही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि 11 को 1 काट सकता है और स्वयं 11 काट सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या 11 होगा। 15 भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 15 को देखिए 1 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, स्वयं 15 भी काट देगा। यानी 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर निकल रहा है तो ये भाज्य हो जाएगा। और देखिए ये 11 जो है अभाज्य होगा, क्योंकि मात्र इसे 2 ही संख्या काट रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय कौन होगा जी? जो रूट के अंदर में रह जाएगा। जो रूट से बाहर ही निकल जाता है वो क्या होता है? परिमेय। तो जो रूट के अंदर में रह जाएगा वो क्या होगा? अपरिमेय। तो देखिए ना, रूट के अंदर में कौन रह रहा है? देखिए जैसे 36/64 है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए रूट में 36/64 है तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं 6×6/8/8। अब बताइए इसका जोड़ा लग गया 6 का तो ये बाहर आ गया। अब देखिए 8 का जोड़ा लगे तो बाहर आ गया, तो ये रूट से तो बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। जबकि यहाँ पर अपरिमेय पूछा गया तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए एक भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 1 भी रूट से बाहर निकल जाएगा और 81 भी रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 9×9 होता है तो इसका आ जाएगा 1/9। ये भी रूट से निकल गया तो ये तो होगा नहीं। अब समझिए बात को। ऑप्शन सी में देखिए 3 रूट से नहीं निकलेगा और 5 भी रूट से नहीं निकलेगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपरिमेय संख्या √3/5 होगा। अब देखिए 9 तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है। ऑप्शन डी में देखिए 9 तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है। 49 को आप जब तोड़िएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी -9/7 हो जाएगा। तो ये भी तो रूट से बाहर निकल गया, लेकिन रूट से बाहर कौन नहीं निकलेगा? तो √3/5, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। √3/5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, 4 - √3 है, 4 - √3 है। अब हमने आपको बतलाया था ना, जब भी रूट दिख जाए इर्द गिर्द किसी सवाल के और रूट से वो संख्या बाहर न निकल पाए तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो 4 चलिए बाहर है, ठीक है। क्या देखिए तो रूट में 3 है, 3 रूट से बाहर निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जब भी रूट के अंदर में आपको सवाल दिखे और रूट से बाहर न निकल पाए तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल है,
2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। देखिए 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रूट लगाना है। अब इस 2 का स्क्वायर करके अंदर डाल देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अब देखिए 2.5 पहले रूट लगाना है और 2.5 का स्क्वायर करना है। तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा, 6.25 आएगा। आप करके देख सकते हैं। अब देखिए ना √4 और √6, अरे मान लीजिए 6.25 क्या है, 6 के आसपास ना है, थोड़ा सा 6 से ज़्यादा है, तो इसके बीच में क्या बात कर रहा है, तो √4 और √6 के बीच में कौन ऐसा संख्या है, तो √5 ही तो है, √5 ही ना है, बताइए। तो 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन होगा, तो √5 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। देखिए √4 और √6.25 के बीच में √5 ही तो आता है ना, इसके बीच का बात कर रहा है, इसलिए √5 हो जाएगा, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है दोस्तों कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 6x⁴ और y, इसको पहले तोड़ लेते हैं, तो 6 को रहने देते हैं 6 गुणा 6x⁴y है, तो कुछ भी नहीं है, तो 6 गुणा x⁴ गुणा y लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो इसके बीच में गुणा रहता है कि नहीं रहता है, तो 6 को लिखेंगे। अब x⁴ है, तो x को 4 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x गुणा x, ठीक है। एगो y है तो गुणा में एगो y लगा लेते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12xy, ठीक। तो 12 को हम लोग तोड़ कर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 छक्के क्या होता है 12, 2 छक्के 12, 2 गुणा 6, ठीक है, गुणा। अब देखिए x एक बार है तो एगो x गुणा y है तो y। अभी दोनों में जौन मिलता है वही होता है आपका महत्तम समापवर्तक यानी मस। देखिए 6 मिल जा रहा है, 6 को घेर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, चलिए कलर हमने चेंज कर लिया। देखिए दोनों में जो मिलेगा वही तो होगा। देखिए 6 मिल जा रहा है, चलिए x यहीं से मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एगो का मिल रहा है, y मिल रहा है, इसके अलावा कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो 6 x मिल रहा है तो x एगो y, यानी 6xy हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक। यानी जो दोनों में मिलेगा वही आपका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक यानी मसा होगा। तो 6xy देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो 6xy ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6xy, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर सवाल है, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। यानी कहने का मतलब 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। यानी देखिए सबसे पहले 64 का वर्गमूल निकालिए, यानी 64 का वर्गमूल करने का मतलब √64। अब आप 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 64 के घनमूल यानी क्यूब रूट, किसका, 64 का। तो 64 का क्यूब रूट, यानी जब 64 को तुरेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 करके तुरेंगे, यानी 3 गो, वहाँ पर 3 गो जब पेयर बनता है तो बाहर निकलता है, और वर्गमूल में 2 गो पेयर बनता है तो बाहर निकलता है। यानी ये 8 गुने 8 64 को लिखते, जोड़ा लग गया तो इसलिए 8 बार आ गया। अब देखिए क्यूब रूट 64 का निकाला है, घनमूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तब 64 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 आएगा, यानी 3 बेर 4 आएगा, तो 3 गो पेयर बन रहा है तो एगो 4 निकल जाएगा बाहरी, ठीक है। तब क्यूब रूट, तो देखिए 64 का क्यूब रूट, तो देखिए 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, और देखिए 64 का वर्गमूल 8 आया, और बोला क्या जा रहा है, तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। तो नीचे घनमूल है, ऊपर में क्या है, वर्गमूल है। 4 से 8 में भाग दीजिए ना, 4 दूना 8, 2 बार में कट गया। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में 2 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि √10 गुने √15 बराबर है, यानी √10 गुने √15 बराबर होगा। √10 गुना √15 बराबर क्या होगा, तो देखिए रूट में ए भी संख्या है, रूट में ए भी संख्या है। तो जब भी कोई दो संख्या रूट में रहता है और गुणा में रहता है, तो इन दोनों रूट के साथ एक रूट लिख सकते हैं आप, और इन दोनों संख्या को गुणा करके आप अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे 10 गुणा 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से तोड़ लीजिए, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5, कोई दिक्कत नहीं, और 15 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 3, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 को हमने तोड़ा तो 2 गुणा 5, और गुणा प्लस तो गुणा लगाया, 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुणा 3 होगा। अब देखिए जोड़ा किसका लग रहा है, तो 5 का जोड़ा लग रहा है, तो 5 आ गया बहरी, ठीक है। अभी 2 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 3 6, तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। जब जोड़ा नहीं मिला तो रूट से बाहर ही तो निकलेगा नहीं, यानी 5√6। 5√6 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो 5√6 ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5√6, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। आज का लास्ट नंबर सवाल 25 नंबर सवाल होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। संख्या 0.32 पर रेकरिंग है, तो इसको P/Q के रूप में, जहाँ P Q पूर्णांक है, Q = 0 लिखा जा सकता है। समझिए
इतना कुछ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। समझिए, इस सवाल में कह रहा है 0.32 को पी बटा क्यू के रूप में आप लिख दीजिए। और इसका कहने का मतलब हुआ है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब हुआ, इसको भी बता दे रहा हूँ, यहाँ की बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, यानी जो हर है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब पी बटा क्यू के रूप में आप लिखिए। और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का मान 0 होता है तो आपका क्या होता है, वो आपका होता है अपरिमेय संख्या। क्यू का मान जब तक 0 नहीं रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इतना समझने का जरूरत नहीं था, फिर भी हमने समझाया आपको। आप इसको क्या करिए, पी बटा क्यू के रूप में लिख दीजिए, यानी भिन्न के रूप में लिख दीजिए। तो आप अभी भूल जाइए कि 0 भी है और बार भी है। आप इसको लिखिए 32, क्या लिखिए 32। ठीक है, अब देखिए कौन से संख्या पर बार नहीं है, तो 0 पर बार नहीं, तो 0 को घटाएंगे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, बट्टा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने संख्या हैं जिस पर बार है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, 3 2, ये 2 संख्या है, 2 संख्या पर बार है। तो जितने संख्या पर बार रहते हैं उतना 9 नीचे बट्टा में आता है। तो 2 संख्या पर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, यानी 32 बट्टा 99। ये कटने वाला नहीं है, तो 32 बट्टा 99 देखिए कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 32 बटा 99 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर के तरफ आप मत जाइए, उत्तर यहाँ पर मत देखिए, गलत दिया रहता है कभी कभी। यहाँ पर आप उत्तर पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने दिमाग से सवाल को बनाइए और सॉल्व कीजिए, वहीं आपका उचित आंसर होगा। 32 बट्टा 99 100% ये सही होगा। आई होप दोस्तों कि आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसी तरह डेली पढ़ना चाहते हैं और इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।